कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का ये पार्ट 3 है। इसमें हम चैप्टर 4 कवर करेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी मैंने जो भी पीवाई की है वो शॉर्ट जो डाले मैंने वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है क्या पीवाई क्या आते हैं वगैरह, ठीक है। अभी यहाँ पे चैप्टर 4 कवर करते हैं ईएसआईसी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल ऑफिसर है एंड स्टाफ उसको लेके प्रोविजन है सेक्शन 24 में। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है उनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको अपॉइंट करता है? डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर जो है, ठीक है। और इनका टेन्योर देखो 5 साल का होता है, कैन नॉट एक्सीड 5 ईयर्स। तो इनको अगर फिर से अपॉइंट करना है, रीअपॉइंटमेंट कर सकते, जी कर सकते, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता जाऊंगा, और कहाँ से क्वेश्चन आए थे ये भी बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर है डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल कमिश्नर, ये है एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनका टेन्योर रहता है 5 साल का, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं इनको, कर सकते हैं क्या ग्राउंड है? देखो मतलब इंसॉल्वेंट हो गए, अनसाउंड माइंड, या फिर उनको कन्वर्ट कर दिया कोर्ट ने, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ये वाले, तो उसके ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या फिर उनको ऑफिस से हटा भी सकते हैं। कौन हटाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हटाएगा, और उनके पास ये पावर है। लेकिन कभी भी हटा सकता है, लेकिन देखो इट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू रिमूव देम। अगर कॉर्पोरेशन रेजोल्यूशन पास करता है उनको हटाने की, तो गवर्नमेंट को उनको मैंडेटरीली हटाना ही पड़ेगा। लेकिन रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉर्पोरेशन उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए ये रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया रिमूवल, इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल स्टाफ, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे जनरल स्टाफ वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और हायर लेवल पोस्ट के लिए कॉर्पोरेशन को प्रायर सैंक्शन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उतना ही है। अब देखो टर्म्स एंड सर्विस कंडीशन जो है यहाँ पे क्या है? अलाइनमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। जनरली मतलब जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ये जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से ही अलाइन होते हैं, वही है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन विद यूपीएससी। यहाँ पे क्या है? जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होते हैं वहां पे ईएसआईसी एक स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ठीक है। दो जो ग्रुप ए ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है अंडर गवर्नमेंट, वो जो भरते हैं यहाँ पे ईएसआईसी में, वो दैट अपॉइंटमेंट मेड इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी। तो यहाँ वहां पे यूपीएससी का कंसल्टेशन होना ही चाहिए, ठीक है। कुछ केस में एग्जाम्शन है, जैसे जो मेडिकल नर्सिंग पैरा मेडिकल पोस्ट है वहां पे कंसल्टेशन जरूरी नहीं है। और अगर टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, मतलब 1 साल से कम है, डू नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए अगर अपॉइंटमेंट है वहां पे यूपीएससी का ये जो कंसल्टेशन है वो कंपलसरी नहीं है, तो वही है। तो यहाँ पे एग्जाम्शन याद रखो कहाँ पे एग्जाम्शन है, और ये कंसल्टेशन जो है वो कंपलसरी है ग्रुप ए बी पोस्ट में जो गैजेटेड है। अब देखो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे एक फंड स्टेब्लिश होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, एंड दैट फंड इज क्या है? वो सेंट्रल फाइनेंशियल रिजर्वायर है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीएसएफ। जो भी इंश्योरेंस सिस्टम है उसका एक सेंट्रल फाइनेंशियल रिजर्वायर, मतलब एक फंड है उसका एक मेन, जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कर रहे हैं, ठीक है, वो फंड में जाएगा, ठीक है। एंड कोई अगर क्लेम करेगा तो वो फंड से उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वही है, तो वो फाइनेंशियल रिजर्वायर है। अब देखो ये फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने अभी ऑलरेडी अभी बताया कि जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ठीक है, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो वो फंड में जा रहा है। फिर देखो जो बेनिफिशियरी, अदर बेनिफिशियरी लिखे सेक्शन 44 में जो बेनिफिशियरी मेंशन करे, तो वहां से जो यूजर चार्ज कलेक्ट हो रहा है तो वो भी वो फंड का पार्ट है। अब सेक्शन 44 में क्या लिखा है वो बाद में देखते हैं। अब देखो एक्सटर्नल सपोर्ट, जो कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है? ग्रांट डोनेशन गिफ्ट ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटीज से, या फिर कोई इंडिविजुअल से भी या बॉडी कॉर्पोरेट से भी, तो वहां से पैसे उसको मिल सकते हैं। और सीएसआईआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से भी फंड में पैसा आता है वो, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। तो वो हो गए फंड के सोर्सेस, फंड में पैसा कहाँ से आता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया कि मतलब क्या लोकल अथॉरिटी पैसे दे सकती है, या फिर ग्रांट्स दे सकते हैं, या फिर सीएसआईआर एलिजिबल है नहीं, तो वो ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक है, 4 पॉइंट। तो ये सोर्स ऑफ इनकम होगा फंड का। अब देखो बैंकिंग एंड अकाउंट साल, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे वही लिखा है कि गवर्नमेंट बताता है कि कौन से बैंक में डिपॉजिट करना है वगैरह, वही है। और उसका नाम वगैरह ये होना चाहिए, अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, नथिंग इंपॉर्टेंट। देखो पर्पस फॉर विच ये जो फंड स्टेब्लिश किया है हमने, तो वो फंड का किस लिए उसको यूज करेंगे फंड को? देखो पहला तो डायरेक्ट बेनिफिट टू वर्कर्स एंड फैमिलीज, जो ये कंसेप्ट आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए कि इंश्योरेंस होता क्या है। मतलब कोई वर्कर सपोज एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहां पे सपोज उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या मिलता है? मतलब अगर वो इंश्योर्ड है तो उसको इंश्योरेंस से पैसे मिलते हैं, ठीक है, बेनिफिट मिलता है। तो ये फंड जो है ना वो वही है, इंश्योरेंस क्लेम जब करेंगे लोग तो उनको ये फंड से वहां से पैसे मिलेंगे, तो बेनिफिट मिलता है फंड से। इंश्योरेंस का कंसेप्ट ऐसा होता है,
पहले शुरू में सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने सैलरी का कुछ, ठीक है। और वो फंड से फिर जब वो कुछ होगा, सपोज मतलब सिकनेस बेनिफिट हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, और कितने टाइप के बेनिफिट मिलते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो वो फंड का यूज किस लिए हो सकता है? डायरेक्ट बेनिफिट टू वर्कर्स एंड फैमिलीज। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, किसी को हॉस्पिटल ले गया तो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा वगैरह वो फंड से सरकार, ईएसआईसी फंड है तो वो करेगी, ठीक है। मतलब ईएसआईसी का कॉर्पोरेशन का एक फंड होता है, वो करेगा, वहां से पैसा आएगा। स्टैट्यूटरी बेनिफिट देखो, मतलब जो भी सिकनेस, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट और विद बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, तो वो सब खर्चा इस फंड से होगा। अब देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटी, मतलब ईएसआईसी फंड का इस्तेमाल हॉस्पिटल क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, या फिर कोई अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, उनको क्रिएट करना, मेंटेन करना, उसके लिए भी खर्चा कर सकते हैं। फिर देखो मेडिकल सर्विस दे प्रोवाइड टू इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर इवन प्राइवेट बॉडी, इंडिविजुअल जो सर्विस, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंश्योर्ड पर्सन को, तो वो सारा खर्चा गवर्नमेंट, ये फंड से पैसा स्टेट गवर्नमेंट को आएगा और गवर्नमेंट इनको कर रहा है, ठीक है, ऐसा है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टाफ कॉस्ट, ये तो ऑलरेडी पता है कि जो स्टाफ, जो भी ईएसआईसी का स्टाफ है, उनको सैलरी पे करना है, लीव का जो होगा वेजेस, ज्वाइनिंग टाइम अलाउंस, ट्रैवलिंग कंपनसेटर, जो भी अलाउंस है स्टाफ का उनका, वो सब। रिटायरमेंट और कंपैशनेट पेमेंट जो है वो भी आता है, मतलब वो जो एम्प्लॉय है ईएसआईसी में काम कर रहे हैं उनकी ग्रेच्युटी हो गई, अलाउंसेस, पेंशन, पीएफ का पैसा, वो सब वो फंड से ही होता है। ऑफिस में जो मेंटेनेंस है वो सब। देन कमिटी फीस, मतलब जो भी इसकी ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के जो मेंबर है, फी अलाउंसेस उनका, स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट कमेटी, इनका जो भी खर्चा है वो सब वो फंड से होता है। फिर देखो लीगल ऑडिट एक्सपेंसेस, मतलब ऑडिट के लिए पैसा चाहिए, वैल्यूएशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो ऑडिटिंग करवाना है, उसके लिए जो पैसा है वो भी फंड से होगा। इंश्योरेंस कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसका सारे खर्चा, लीगल प्रोसीडिंग जो केस चल रहा है, सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसका पैसा। फिर कोर्ट डिक्री सेटलमेंट, मतलब कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, इनको पैसा, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया कि इनको इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, तो वो जो भी उसको सेटिस्फाई करने के लिए जितना पैसा लग रहा है वो फंड से आएगा। फिर देखो वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल पर्पज, यहाँ पे हेल्थ वेलफेयर मेजर के लिए ईएसआईसी फंड से खर्चा कर सकते हैं टू इंप्रूव जनरल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, ये हो गया। फिर रिहेबिलिटेशन, मतलब जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर रीएम्प्लॉयमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं। ऐसा इंश्योर्ड पर्सन जो डिसेबल हो या इंजर हो ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना। अब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब ईएसआईसी चाहे तो अपने मन से भी खर्चा कर सकता है, लेकिन कितना करना है उससे पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले प्राइवेट अप्रूवल लेना होगा, ठीक है, तो ये है। अब देखो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ईएसआईसी में फंड में जो पैसा है तो वो उसका यूज करके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर ऐसा कोई पैसा है जो इमीडिएटली नहीं चाहिए तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के वो लोन भी रेज कर सकते हैं, लेकिन प्रायर सैंक्शन जरूरी है। और उनके जो अपने ऑफिसर स्टाफ है उनका जो भी पीएफ का पैसा है, बाकी बेनिफिट है, वो बेनिफिट का भी मतलब ये वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पीएफ का पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो वो फंड से जाएगा, ठीक है। तो ये सब वो कर सकते हैं, उनके पास वो लीगल पावर है ईएसआईसी के पास, ठीक है, तो ये याद रखो। अब देखो ऑल एम्प्लॉयज टू बी इंश्योर्ड, मतलब कंपलसरी इंश्योरेंस है, मतलब हर एक एम्प्लॉय जो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है जहां पे ये चैप्टर 4 अप्लाई हो रहा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का, तो वो हर एक एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली कवर्ड है, ठीक है। उसको अलग से अप्लाई नहीं करना कि मुझे इस स्कीम में ले लो वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है, कंपलसरी इंश्योरेंस है, तो ये इसको याद रखना। अब इंश्योर्ड पर्सन का डेफिनेशन क्या है? इंश्योर्ड पर्सन मतलब जो भी एम्प्लॉय है ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जो कवर्ड है एंड उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है या फिर पेएबल है, तो वो इंश्योर्ड पर्सन है, नथिंग दैट डिफिकल्ट। अब कंट्रीब्यूशन देखो, यहां पे क्या है कि इंश्योरेंस सिस्टम कैसे फंड होगा वो लिखा है। तो देखो जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉई है दोनों पेमेंट करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन देखो, दो पार्ट है, एम्प्लॉयर का एक कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का एक शेयर होगा और एम्प्लॉई का एक शेयर होगा, बोथ मस्ट बी पेड टू द कॉर्पोरेशन। और कितने रेट देना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब वेज पीरियड देखो, वेज पीरियड एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, मतलब इतना जो भी सपोज 1 महीना है तो महीना खत्म होने के बाद जो भी पैसा है वो दे देना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन फॉर वेज पीरियड कब होता है? ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट पीरियड, ठीक है, तो वही है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखो, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि क्या क्या क्वालिफाई करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किसे बोलेंगे वो, और वहां पे लिमिट भी लगा सकता है कि 1-4%, 6%, उससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, तो वो लिमिट जो है वो गवर्नमेंट लगा सकता है, ठीक है, तो वही है। अब देखो प्रोविजंस एज टू पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयर की प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मतलब अपना खुद का शेयर देना और एम्प्लॉय का दोनों का शेयर जमा करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, तो इस चीज को याद रखो। चाहे वो वर्कर जो है वो चाहे डायरेक्टली हायर किया हो या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
एम्प्लॉयर की है। अब देखो यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम डायरेक्ट एम्प्लॉय, ये क्या लिखा है, एम्प्लॉय का जो शेयर है उसके वेजेस से कट होगा, वही लिखा है। एम्प्लॉयर अपना शेयर अपनी जेब से दे रहा है और एम्प्लॉई वर्कर वो अपनी सैलरी से कट होके उसका जा रहा है शेयर, तो वही है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वेज क्या लिखा है कि एम्प्लॉयर का शेयर जो है वो वर्कर के वेज से नहीं कटेगा, वो एम्प्लॉयर को अपना अलग से अपनी जेब से देना है, वही लिखा है जो मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, लीगल ट्रस्ट वगैरह वही है कि जो एम्प्लॉय का वेजेस है दैट इज लीगली डीम्ड टू हैव बीन एंट्रस्टेड टू एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग द कंट्रीब्यूशन। मतलब एम्प्लॉय द वर्कर जो है अपना वेजेस से जो अमाउंट जा रहा है, ठीक है, तो वो किसके पास जा रहा है, पहले एम्प्लॉयर के पास जा रहा है, और किस लिए जा रहा है, क्योंकि उसको कंट्रीब्यूशन करना है ईएसआईसी को, इसलिए जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए बेसिक सी चीजें। अब देखो टाइप्स ऑफ बेनिफिट, यहां से क्वेश्चन आए थे, कौन से टाइप के बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट एंड फ्यूनरल बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 टाइप के बेनिफिट ईएसआईसी में मिलते हैं। सिकनेस बेनिफिट मतलब क्या, कोई बीमार पड़ गया, वो काम पे नहीं जा सकता, ठीक है, तो जितना भी टाइम वो काम पे नहीं जा सकता उतना टाइम उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियडिकल पेमेंट मिलता है टू इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सिकनेस, जितना भी टाइम आप सिक हो, काम पे नहीं जा रहे हो, तो वहां पे सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट, ये तो वही है कि मैटरनिटी के केस में कन्फाइनमेंट हो गई, मिसकैरेज है, फिर सिकनेस ड्यूरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से कोई सिकनेस है, या फिर प्रीमैच्योर बर्थ, ठीक है, तो वो सब बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं। अब देखो लेकिन यहाँ पे ये है कि जो भी है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यहाँ पर भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको वो मिलेंगे। डिसेबलमेंट बेनिफिट मतलब पीरियडिकल पेमेंट मिलता है, कोई डिसेबल होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट इंजरी से कोई डिसेबल हो रहा है तो उसको पीरियडिकल पेमेंट मिलता है। डिपेंडेंस बेनिफिट कब मिलता है, जब पर्सन की, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ होती है, तब उसके फैमिली जो भी डिपेंडेंट है उनको पीरियडिकल पेमेंट मिलता है। मेडिकल बेनिफिट में देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है, ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंडेंस, जो भी इसका खर्चा है वो सब कॉर्पोरेशन करेगा वो फंड से। ठीक है, यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है, ये याद रखो मेडिकल बेनिफिट। फ्यूनरल एक्सपेंस में मतलब डेथ के बाद कुछ अमाउंट वन टाइम में मिलता है, ठीक है, किसको मिलता है, एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर, उनको मिलता है फ्यूनरल के लिए। अब अमाउंट कितना मिलता है वो लिमिट सेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, 5,000 मिलता है। ठीक है, मैंने वेबसाइट पे ईएसआईसी के 5,000 लिखा है, और पहला जो पुराना वाला एक्ट है वहां पर भी 5,000 ही मिलता है, मतलब लिखा हुआ 5,000 है। ठीक है, अब देखो मतलब डेथ के बाद इतना फ्यूनरल के लिए मिलता है। अब क्लेम पीरियड देखो, कब क्लेम करना है आपको, डेथ होने के बाद 3 महीने के अंदर, विद इन 3 months ऑफ द डेथ क्लेम करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये वाला फैक्ट याद रखो, 3 महीने के अंदर क्लेम करना है। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स, कॉर्पोरेशन हैज पावर टू एक्सटेंड मेडिकल बेनिफिट टू फैमिली ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जो मेडिकल बेनिफिट है ये वाले, इंश्योर्ड पर्सन के फैमिली में से कोई बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो उसका खर्चा भी ईएसआईसी कर सकता है, उनके पास ये पावर है। ठीक है, वो एक्सटेंड कर सकते हैं मेडिकल बेनिफिट टू द फैमिली एज वेल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल देखो, गवर्नमेंट ये सब रूल बनाता है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब किसको बोलेंगे सिकनेस, मैटर, ये सब डिसेबिलिटी, कंडीशंस क्या है अंडर विच दिस बेनिफिट्स में बी ग्रांटेड, एंड रेट, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना टाइम के लिए मिलेगा, वो सब गवर्नमेंट बाद में रूल बना के बताएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी रूल है मैं अलग से एक वीडियो में, यहाँ पे जो कितना बेनिफिट मिल रहा है ये वो, उसको अलग से मैं शॉर्ट में 5-10 मिनट का वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो पूरा एक्ट, ये सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसको पढ़ते हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं लेने का, बाकी मैं सब देख लूंगा। ठीक है, ये जो कितना बेनिफिट है, कितना रेट है, वो सब बताऊंगा मैं। अभी के लिए सिर्फ एक्ट देखो, पावर टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स, मतलब कॉर्पोरेशन का रोल जस्ट बेनिफिट पे करने के लिए नहीं है, उसके पास प्रोएक्टिव मेजर्स भी ले सकता है फॉर वर्कर वेलफेयर। जैसे क्या कर सकता है, कॉर्पोरेशन कैन प्रमोट मेजर्स टू इंप्रूव जनरल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मतलब उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी वो मेजर्स ले सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो वर्कर डिसेबल हुआ, इंजूर है, उनके रिहेबिलिटेशन या रीएम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो फंड दे सकता है, मतलब उसको फंड कर सकता है। अब ये जो एक्स्ट्रा मेजर्स कर रहा है, ठीक है, उसका जो भी खर्चा है वो कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, ईएसआईसी फंड है, वहां से आएगा। लेकिन यहाँ पे सरकार लिमिट लगा सकता है कि मैक्स टू मैक्स आप इतना ही खर्चा कर सकते हो। ठीक है, तो वो है। अब देखो प्रिजम्पशन एज टू एक्सीडेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कब हम प्रिज्यूम करेंगे, मतलब कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, हम कौन से केसेस में ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो पहला तो कोई सपोज जनरल प्रिजम्पशन में क्या है कि कोई एक्सीडेंट हुआ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट, उसको हम मानेंगे कि दैट हैज बीन अराइज्ड आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब एक्सीडेंट होता है,
अगर पर्सन काम कर रहा है तो वो लीगली क्या होगा, वर्क रिलेटेड होगा, ठीक है। अब देखो एक्सीडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कोई इमरजेंसी सपोज आग लग गई और वर्कर वहां पे वो बुझाने के लिए जा रहा है ताकि एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान ना, मतलब जो वर्क ये है ओनर है इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, मतलब आग ज्यादा ना बढ़े, किसी और की डेथ ना हो, तो कोई वर्कर जाके उसको बुझाने की कोशिश कर रहा है और उसमें कुछ उसको कुछ हो जाता है सपोज, तो उसको भी मानेंगे हम कि एक्सीडेंट है इन दैट अराइज्ड आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या फिर वो किसी पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा है और उसमें उस इंजर होता है, ठीक है। या फिर वही बताया डैमेज जो हो रहा है प्रॉपर्टी को उसको नुकसान ना हो इसलिए वो कुछ कर रहा है, तो ये दोनों केस में वो इंजर होता है तो वो मानेंगे कि वो दैट इज एक्सीडेंट अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जब काम के लिए कोई जा रहा है या फिर काम से आ रहा है तो उस टाइम कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको भी मानेंगे कि ये वाला एक्सीडेंट ये हुआ है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में अगर एक्सीडेंट होता है, इंजर होता है या फिर डेथ होती है तो उस केस में क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा है कि इसको भी हम मानेंगे कि ये हो गया, मतलब काम पे आप जा रहे हो आ रहे हो उसके टाइम पे एक्सीडेंट हुआ तो वो भी पैसा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन रहता है ना एम्प्लॉय को, ऐसा थोड़ी कि ये वर्क प्लेस है इसी साइड यहाँ यहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ तभी पैसे मिलेंगे, यहाँ से आ रहे हो तुम घर से अपने, फिर यहाँ से जा रहे हो तुम, यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होता तो वो कौन देगा फिर पैसे, है ना। तो वो सब यहाँ पे कवर है, मतलब कोई लूप होल नहीं छोड़ा, सब यहाँ पे कवर है। अब देखो ट्रैवल इन एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट, मतलब एम्प्लॉयर मोस्टली क्या होता है अपने बसेस प्रोवाइड करते हैं, वर्कर्स को जाते हैं वो उठाते हैं फिर काम पे लाते हैं फिर छोड़ के आते हैं, तो उस बस में कोई एक्सीडेंट होता है तो वो भी यही होगा ना, फिर वही होगा कि एक्सीडेंट हुआ है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए, ये 4 कंडीशन है, अगर ये 4 कंडीशन मीट हो रही है मतलब चाहे एक जानबूझ के या फिर एम्प्लॉयड मतलब अनजाने में इनडायरेक्ट परमिशन है फ्रॉम एम्प्लॉयर टू यूज द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है ये नहीं बोल सकता कि हमने तो आपको फोर्स नहीं किया था बस ले लो हमारी, आप अपने भी गाड़ी से भी आ सकते हो, तो अगर उसका बस का एक्सीडेंट हो गया तो वो लायबल नहीं, मतलब वो बोल नहीं सकता एम्प्लॉयर कि हम लायबल नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये देखो व्हीकल इज ऑपरेट बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर खुद ऑपरेट कर रहा है या उनके बिहाफ से कोई अदर अरेंजमेंट किया है तो उस केस में एक्सीडेंट होता है तो वो भी वहां पर भी कवर है। और व्हीकल इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो एक्सीडेंट ऑर्डिनरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो रहा है सपोज तो वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, वो कंप्लीट एक्सक्लूडेड, वहां पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑर्डिनरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है। जहां पे एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट है वहीं पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिखा है। अब देखो व्हीकल में क्या इंक्लूड होता है, शिप भी इंक्लूड होते हैं, एयरक्राफ्ट भी इंक्लूड होता है। एक्सीडेंट्स हैपनिंग व्हाइल एक्टिंग इन ब्रीच ऑफ लॉ, यहाँ पे क्या लिखा है कि इवन इफ वर्कर कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा, मतलब सेफ्टी गियर उसने नहीं पहना, ठीक है, या फिर दारू पी के काम कर रहा है और उस केस में उसका एक्सीडेंट हो रहा है सपोज, तो उस केस में भी वो कवर्ड है, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय का ऐसा नहीं कि उसको क्लेम नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयज राइट टू क्लेम कंपनसेशन है वो प्रोटेक्टेड रहता है इवन इफ उन्होंने कुछ रूल ब्रेक किए हो, ठीक है। तो वो लिखा है यहाँ पे सेक्शन 35 में, तो ये प्रोटेक्शन है फॉर एम्प्लॉय, वर्कर्स जो है उनको प्रोटेक्शन है। टेक्निकली उन्होंने कोई रूल तोड़ा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, फिर भी वो कवर्ड है, तो वही लिखा है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, फिर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर, फिर विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर कुछ किया। कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 कंडीशन है, उन्होंने वो काम किया, क्यों काम किया, क्योंकि वो वर्क रिलेटेड था, ठीक है। एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाता, ठीक है, उसको वर्क रिलेटेड ही बोलते हैं, मतलब उसने वो सारे सेफ्टी गियर वगैरह फॉलो करके भी वो कर रहा होता और अगर एक्सीडेंट होता तो उसको भी वर्क रिलेटेड ही मानते हैं तो भी, ठीक है। तो उस केस में ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्ट वाज बीइंग डन फॉर द पर्पस, मतलब इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयर स्टेट ऑफ बिजनेस, मतलब कोई वो कर रहा है रूल फॉलो नहीं किया लेकिन वो एम्प्लॉयर को जो ट्रेड है बिजनेस है उसको उसके कनेक्शन में है, मतलब सपोज कोई कन्वेयर बेल्ट है वो सपोज अटक गया और एम्प्लॉय जाके मतलब बिना सेफ्टी गियर के उसको घुमा रहा है या कुछ हो रहा है और एकदम से चालू हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में देखो उसने लॉ तो तोड़ा है, मतलब सेफ्टी गियर नहीं पहना, लेकिन उसने वो क्यों किया, ताकि वो काम चलता रहे, बिजनेस चलता रहे, है ना। तो उस केस में उसको कंपनसेशन मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब एनीवे वो सेफ्टी गियर पहन के भी वो जाता वहां पे तो उसको भी हम मानते हैं ना कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो वही है, चाहे मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं भी होते या फिर रूल का ब्रेक हो रहे हो यहाँ पे, तो वो वाला है। तो ये 2 इसेंशियल कंडीशन है, ये 2 कंडीशन मेट होनी चाहिए तो वो उनको क्लेम मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत टाइम हो गया हमारा, अब चलो आगे देखो। ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज में 3 पार्ट है, पार्ट A, B और C। यहाँ पे पार्ट ए में जो भी डिसीज, यहाँ पे 6 डिसीजेस मेंशन करें,
छः में से कोई भी होता है तो आपको कोई मतलब मिनिमम टाइम के लिए काम करना पड़ सकता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब नो मिनिमम टाइम एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर पार्ट ए डिसीज। इनमें से कोई डिसीज होता है तो आपको ये कोई कंडीशन नहीं है, आप इमीडिएटली क्लेम कर सकते हो। अगर पार्ट बी वाले डिसीज आपको होते हैं तो आपके लिए 6 महीना कम से कम आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। और पार्ट सी में देखो सीरियस डस्ट इनहेलेशन लंग डिसऑर्डर, ये पार्ट सी में लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ आप ये वाला डिसीज आपको होता है तो वहाँ पे कितना टाइम काम करेंगे आप तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वो कौन बताएगा? वो ESIC रेगुलेशन बताएगा। तो ये जो डिसीजेज है वो कहाँ पे मेंशन करें? 3rd शेड्यूल में मेंशन करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो रेफरेंस टू मेडिकल बोर्ड, ये जो भी है ना मैटर स्पेसिफिक मेडिकल लीगल क्वेश्चन वाले जो सारे मैटर है वो कहाँ पे जाते हैं? स्पेसिफाइड मेडिकल बोर्ड के पास जाते हैं, वो हैंडल करते हैं। अब डिसेबलमेंट क्वेश्चन मतलब कोई टेक्निकल इशू आता है दैट मस्ट बी डिटरमाइंड मेडिकल बोर्ड, ठीक है। डिसेबलमेंट क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्निकल इशू, जैसे कोई स्पेसिफिक एक्सीडेंट है उसके वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हुई। डिसेबलमेंट क्वेश्चन में ये 4 चीजें आती है। वेदर लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी कैन बी असेस्ड प्रोविजनली और फाइनली, मतलब जो लॉस हुआ है अर्निंग कैपेसिटी का वो मतलब थोड़े टाइम के लिए कम टेम्पररी हुआ है या फिर फाइनली हुआ है। ये वेदर द असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ दैट लॉस इज प्रोविजनल और फाइनल, मतलब असेसमेंट जो हुआ है और द प्रोपोर्शन ऑफ दैट लॉस, मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी सपोज 100% है उसका प्रोपोर्शन में देखते हैं कि 10% कम हुई है, 20% कम हुई है, तो ये जो है वो प्रोविजनल टेम्पररी है या फाइनल है। या फिर जो प्रोविजनल असेसमेंट है द स्पेसिफिक पीरियड फॉर विच असेसमेंट विल रिमेन वैलिड, कितने टाइम के लिए वो असेसमेंट वैलिड रहेगी। ये सारे क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है? मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डिसेबलमेंट क्वेश्चन जो भी है वो कौन डिटरमाइन करता है? मेडिकल बोर्ड। अब देखो मेडिकल बोर्ड का क्या है रोल? वही रोल है कि डिसेबलमेंट क्वेश्चन जो मेंशन करे उसको रिजॉल्व करे। मैंडेटरी रेफरेंस कुछ क्या केस में देखो, हर वो केस जहां पे परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट देने पड़ रहा है, कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड टू रेफर हर केस जहां पे परमानेंट मेडिकल बेनिफिट दे रहे हैं कॉर्पोरेशन, तो वो सारे केस कहाँ पे जाएंगे? मेडिकल बोर्ड के पास जाएंगे फॉर फॉर्मल डिटर्मिनेशन। वो डिटरमाइन करेंगे कि हाँ ये सच में परमानेंट डिसेबलमेंट वाला केस है। वहां पे बोर्ड एक असेसमेंट करता है और केस को रेफर बैक करता है। प्रोविजनल पीरियड जब खत्म होगा तो केस फिर से इनके पास आता है, बोर्ड के पास। वो डिटरमाइन करते हैं कि कंडीशन सच में चेंज हुई या फिर परमानेंट है, ठीक है। अब डिसीजन जो बोर्ड ले रहा है उसको रिव्यू कर सकते हैं, वही लिखा है यहाँ पे, या फिर जो एरर है उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिव्यू, रिव्यू कब नहीं हो सकता? टू इंश्योर स्टेबिलिटी बेनिफिट पेमेंट, मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपको देखो 5 साल तक मिलता रहेगा। अगर ओरिजिनल असेसमेंट सपोज आज हुआ है, मेडिकल बोर्ड ने असेस किया आपको आज, उन्होंने सर्टिफाई कर दिया, तो उसके बाद 5 साल तक आपको रिव्यू, मतलब वो रिव्यू नहीं करेगा। 5 साल तक आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे, मेडिकल बेनिफिट जो है वो मिलते रहेंगे। तो 5 साल के अंदर कोई भी वो डिसीजन जो लिया है मेडिकल बोर्ड में उसको रिव्यू नहीं करेगा। या फिर मेडिकल बोर्ड ने सपोज प्रोविजनल असेसमेंट किया है, टेम्पररी एक असेसमेंट किया है, तो वो जो प्रोविजनल असेसमेंट का टाइम है 6 महीने तक, विद इन 6 मंथ, प्रोविजनल असेसमेंट आज हुआ उसके 6 महीने तक आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे, उसके बाद जाके वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइम पीरियड याद रखो। बीच में अगर रिव्यू कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मेडिकल अपील ट्राइब्यूनल को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल परमिशन देना होगा, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड और मेडिकल अपील ट्राइब्यूनल, देखो मेडिकल अपील ट्राइब्यूनल से स्पेशल परमिशन लेंगे तब मेडिकल बोर्ड क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, ये 5 साल के अंदर या फिर ये 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। अब अपील की प्रोसेस देखो कैसी है। अब कोई इंश्योर्ड पर्सन या फिर कॉर्पोरेशन अगर वो अनहैप्पी है विद मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को लेकर, वो अनहैप्पी है, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। पहला अपील वो देखो मेडिकल अपील ट्राइब्यूनल में जाओ या फिर ESIC कोर्ट में जाओ, इंश्योरेंस कोर्ट में, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, ठीक है। दूसरा अपील इफ दे इनिशियली अप्लाई टू मेडिकल अपील ट्राइब्यूनल, मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने अप्लाई किया, अपील किया है, तो वो कहाँ जाएगा? सेकंड अपील होगा इंश्योरेंस कोर्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कम्यूटेशन रूल लिखा है, मतलब अपील कब अलाउ नहीं है? जब इंश्योर्ड पर्सन ने ऑलरेडी अप्लाई किया है और उनको कुछ लमसम पेमेंट मिला है, तो उस केस में अपील अलाउड नहीं है। अब देखो डिपेंडेंट बेनिफिट में क्या क्या होता है। जो डेथ होती है इंश्योर्ड पर्सन की, उसके बाद उसके जो डिपेंडेंट है उनको बेनिफिट मिलता है। तो एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट क्या है कि इंश्योर्ड पर्सन, वो डेथ हुई उनकी एज ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजुरी, ठीक है, तो वहां पे डिपेंडेंट बेनिफिट मिलते हैं उनके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। अब देखो रिसिपिएंट्स, देखो उनको क्या मिलता है? पीरियडिकल पेमेंट मिलता है, जैसे स्पेसिफाई किया वैसे। किसको मिलता है? विडो माइनर चिल्ड्रन है, विडो मदर है, उनको मिलता है। अगर ये प्राइमरी डिपेंडेंट्स नहीं है तो फिर जो बाकी डिपेंडेंट है उनको मिलता है। जो रेट वगैरह है कितना टाइम तक मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, ठीक है। अब देखो रिव्यू ऑफ बेनिफिट अवार्ड, ये जो यहाँ पे अवार्ड ये जो मिला है बेनिफिट, उसको रिव्यू कर सकते हैं
किसके पास पावर है, कॉर्पोरेशन के पास पावर है, तो वो रिव्यू कर सकता है सारे डिसीजन को। अगर उसको मतलब कोई नया एविडेंस आया, मतलब ओरिजिनल डिसीजन जो था दैट वाज बेस्ड ऑन सपोज कोई नया इन्फॉर्मेशन आया उसके सामने या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था, तो उस केस में रिव्यू कर सकते हैं। चेंज सर्कमस्टेंस मतलब डेथ हो गई किसी की, बर्थ हो गई या फिर मैरिज, रीमैरिज, ठीक है, वो जो इन्फॉर्मिटी है किसी की वो खत्म हो गई, या फिर कोई 25 ईयर्स का हो गया, तो उसको चेंज सर्कमस्टेंसेस में भी वो बेनिफिट रिव्यू होते हैं, ठीक है। अब देखो मेडिकल बेनिफिट क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल मेडिकल केयर होती है वर्कर को, उनके फैमिली को, ठीक है। यहाँ पे पैसे नहीं मिलते, वहाँ पे मेडिकल का जो भी खर्चा है वो कॉर्पोरेशन करती है। यहाँ पे वही इंश्योर्ड पर्सन है, उनकी फैमिली है, उनको मिलते हैं मेडिकल बेनिफिट अगर वो कंडीशन रिक्वायर कर रहे हैं, इफ देयर कंडीशन रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट और अटेंडेंस, मतलब उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनको ये चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पे क्या क्या कवर है, ओपीडी कवर है, मतलब हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ये कवर है, फिर होम विजिट भी हो रहा है कोई तो वो भी कवर है, या फिर इन पेशेंट ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में वो भी कवर है, तो ये तीनों कवर है। अब देखो स्पेशल एलिजिबिलिटी केस, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद भी उनको मेडिकल बेनिफिट मिल सकते हैं, रेगुलेशन ऐसा अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। इवन आफ्टर पर्सन स्टॉप्स पेइंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट भी मेडिकल बेनिफिट मिल सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब देखो रिटायरीज, कोई इंश्योर्ड पर्सन वो सुपरएनुएशन की एज हो गई उसकी 58 सपोज, या फिर उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, तो एलिजिबल रहेंगे मेडिकल बेनिफिट के लिए, प्रोवाइडेड उनको अपना कंट्रीब्यूशन पे करना होगा, ठीक है। और तीसरा केस है परमानेंट डिसेबिलिटी का केस, कोई इंश्योर्ड पर्सन जो भी काम नहीं कर पा रहा ड्यू टू परमानेंट डिसेबलमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई इंजरी हुई है, परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ है, तो उस केस में वो दैट पर्सन कंटिन्यूज टू रिसीव मेडिकल बेनिफिट सब्जेक्ट टू कंट्रीब्यूशन पेमेंट, वो करो आपको भी मिलेगा। तो किस किस को स्पेशल एलिजिबिलिटी केस में देखो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, रिटायरी और परमानेंट डिसेबिलिटी वाले जो है उनको कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब देखो मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेशन जो है, कॉर्पोरेशन इज अथोराइज टू इस्टेब्लिश, कॉर्पोरेशन अपना खुद का मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकता है, एज वेल एज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर सकता है अपने खुद के स्टाफ के लिए, ठीक है। अपना खुद का जो स्टाफ है उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, डेंटल, नर्सिंग ये सब। और जो स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूशन में है तो उनको बॉन्ड साइन करवाएंगे कि आपको सर्व करना होगा कॉर्पोरेशन को फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखो दीज इंस्टीट्यूशन कैन बी मैनेज्ड बाय कॉर्पोरेशन इटसेल्फ और थ्रू पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, पीएसयू और अदर बॉडीज, ठीक है, तो वो खुद मैनेज कर सकता है फिर पार्टनरशिप में। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, टू प्रोएक्टिवली प्रोटेक्ट वर्कर्स हेल्थ, मतलब वही ऑलरेडी मैंने बताया थी कि प्रोएक्टिवली वर्कर के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करंट कर सकता है, स्टडीज वगैरह असेस कर सकता है कि मतलब असेस करो हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। अब देखो प्रोविजन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय कॉर्पोरेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, ये जो शेयर होती है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ईएसआईसी, इसको याद रखने, यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर वो शेयर होती है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ईएसआईसी, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजनेबल मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक ट्रीटमेंट टू इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर फैमिलीज विद इन दैट स्टेट। अगर ईएसआईसी से अप्रूवल ले लिया, प्राइवेट क्लिनिक में क्या है कि विद अप्रूवल ऑफ ईएसआईसी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्राइवेट क्लिनिक में भी क्या कर सकता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की है। कौन सी, ये जो मेडिकल, सर्जिकल, ये जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने की, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल कॉस्ट होगा सिकनेस बेनिफिट का उसको शेयर करते हैं, ठीक है। यहां पे जो लिखा है मेडिकल बेनिफिट का प्रोविजन बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, और उसका जो फाइनेंस खर्चा है वो शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट और ईएसआईसी में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू इंश्योर फेयरनेस अक्रॉस कंट्री देयर इज रूल रिगार्डिंग हाई सिकनेस रेट, मतलब एक स्टेट है वहां पे कुछ ज्यादा ही खर्चा हो रहा है नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में, तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो शेयर होता है बिटवीन ईएसआईसी एंड स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन दे एग्री अपॉन, और ईएसआईसी चाहे तो वो उसको वेव भी कर सकता है, ठीक है। अब ईएसआईसी एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर थ्रू फॉर्मल एग्रीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इफ ईएसआईसी एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट एग्री ऑन स्केल ऑफ ट्रीटमेंट और कॉस्ट शेयरिंग, यहाँ पे अगर वो आप एग्री नहीं कर पाते तो वहां पे न्यूट्रल आर्बिटर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और वो फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। जब अगर स्टेट और ईएसआईसी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में ये है।
तो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो स्पेशलाइज स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैन विद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल सेट अप इट्स ओन डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज बेनिफिट फॉर सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी। ये सारे जो बेनिफिट है प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अपना खुद का डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर, पावर, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। अब ईएसआईसी की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देखो, ईएसआईसी सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं है, ईएसआईसी के पास ये पावर है कि वो अपना खुद का फैसिलिटी स्टेब्लिश करे, जैसे हॉस्पिटल हो गए, डिस्पेंसरी हो गए, अदर मेडिकल सर्विस हो गए, वो अपने खुद के स्टेब्लिश कर सकता है। या फिर थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन भी है, मतलब वो एग्रीमेंट कर सकता है लोकल अथॉरिटी से या फिर प्राइवेट अथॉरिटी से या फिर इंडिविजुअल से टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट और टू कमीशन एंड रन ईएसआई हॉस्पिटल थ्रू थर्ड पार्टी पार्टिसिपेशन। ये हो गया। अब देखो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है कॉर्पोरेशन, ठीक है। आफ्टर कंसल्टिंग विद स्टेट गवर्नमेंट, ईएसआईसी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट इन अ स्टेट। इवन व्हेन ईएसआईसी टेक ओवर करता है तो स्टिल स्टेट गवर्नमेंट मस्ट पे इट्स एग्रीड शेयर ऑफ मेडिकल कॉस्ट, उसको अपना एग्रीड शेयर पे करना पड़ेगा। अब देखो लीगल स्टेटस में क्या है, इवन ईएसआईसी ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उस केस में लॉ क्या बोलेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कॉर्पोरेशन की तरह रीड किया जाएगा। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो सेक्शन 41 जनरल प्रोविजंस एज टू बेनिफिट, यहाँ पे डिसेबलमेंट बेनिफिट जो होते हैं जनरली कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर सिंगल लम सम पेमेंट अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय ऑफिशियल रेगुलेशन। मतलब डिसेबलमेंट हुई, वहां सपोज एम्प्लॉय डिसेबल हो गया तो उसको जो बेनिफिट मिलते हैं वो पीरियडिकल पेमेंट मिलते हैं ना, तो उस केस में उसको सपोज एक लमसम दे दे, सपोज 1 लाख रुपए दे दे और बोला कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ये नहीं पॉसिबल, ये एक्सचेंज नहीं कर सकते आप फॉर लमसम पेमेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखो। नो डबल डिपिंग विद वेजेस, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखो। एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्लेमिंग सिकनेस बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट ऑन एनी डे दे रिसीव वेजेस। मतलब देखो सिकनेस बेनिफिट कब मिलता है, जब आप बीमार हो, काम पे नहीं आ रहे हो, तो उस टाइम में मिलता है। डिसेबलमेंट बेनिफिट भी वही है, डिसेबल हो आप काम पे नहीं आ सकते। तो ये जो 2 बेनिफिट है आप ऐसे दिन पे नहीं ले सकते जिस दिन का आपको वेज मिल रहा है। जैसे आप वर्क कर रहे हो और आपको रेगुलर वेज मिल रहा है, आप पेड लीव पे हो, आप पेड हॉलीडे ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी स्ट्राइक में, तो ये केसेस में आप तो कमा रहे हो ना, यहाँ पे वेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे पेड लीव है, यहाँ पे पेड हॉलीडे है, तो ये जो केसेस है यहाँ पे आपको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। ये बेनिफिट कब मिलता है, जब आप काम नहीं कर पा रहे हो उस केस में मिलता है, ठीक है। तो यही लिखा है नो डबल डिपिंग विथ वेजेस। लॉजिक इसका सेम है कि इनकम रिप्लेसमेंट, मतलब आप काम नहीं कर पा रहे, इसको आपका इनकम बंद हो जाएगा तब आपको ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो आप काम कर रहे हो, वेजेस मिल रहे, पेड लीव हो, पेड हॉलीडे हो, यहाँ पे जहाँ पे वेजेस मिल रहे तो उस केस में आप ये क्लेम नहीं कर सकते। अब देखो रेसिपिएंट का क्या मतलब, जो सपोज व्यक्ति बीमार है उसने जो भी रूल है मेडिकल ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन जो दिए उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वही स्टे करो, जो एरिया जो मेडिकल ट्रीटमेंट एरिया है वहां पे रहो, मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है उसको सबमिट करो वगैरह, तो वही इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो बेनिफिट चॉइस रूल क्या है, वर्कर कैन नॉट रिसीव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैश बेनिफिट फॉर सेम पीरियड। एक ही पीरियड के लिए आपको मल्टीपल कैश बेनिफिट नहीं मिल सकते, आपको चॉइस मिलती है उस केस में, ठीक है। आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन सा बेनिफिट लेना चाहते हो, मल्टीपल कैश बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एंड टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये दोनों नहीं ले सकते। दोनों केस में कुछ कैश मिलता है, सपोज पीरियडिकल पेमेंट मिलता है सपोज, तो वो आप क्या कर सकते हो, दोनों में से एक चूज करो। सिकनेस बेनिफिट एंड टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट दोनों एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक साथ नहीं ले सकते, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूज करने का ऑप्शन है। पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, पर्सन की डेथ होती है सपोज, तो उसको डेथ होती है लेकिन वो एंटाइटल्ड है टू कैश बेनिफिट, तो जो मनी है अभी उसको मिला नहीं, मिलने वाला था पैसा, लेकिन उसी टाइम उसकी डेथ हो गई, तो उस डेथ तक का जो पैसा है वो उनके रिटर्न नॉमिनी को मिलेगा, वही लिखा है यहाँ। अब एक्सक्लूजन ऑफ अदर क्लेम्स, कौन से क्लेम एक्सक्लूडेड है देखो, जो पीपल एलिजिबल है फॉर डिपेंडेंट्स बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट, यहाँ पे एलिजिबल है, दे कैन नॉट क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर अंडर एम्प्लॉय कंपेंसेशन रूल्स, ठीक है। अब देखो जो वुमन एलिजिबल है फॉर मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस चैप्टर, वो फिर मैटरनिटी बेनिफिट रूल्स चैप्टर 6 उसके अंडर नहीं ले सकते, उनको इसके अंडर मिलेंगे। देखो दोनों जगह पे कहीं एक से लेना बेनिफिट, वही लिखा है, दोनों जगह से क्लेम नहीं कर सकते। अब रिकवरी ऑफ अनलॉफुल बेनिफिट, अगर आपने कुछ लिया तो आपको पूरा पैसा रिपे करना होगा कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन राइट व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स टू रजिस्टर, यहाँ पे क्या देखो, मतलब एम्प्लॉयर की गलती है, एम्प्लॉयर ने वर्कर को रजिस्टर नहीं किया, फिर ईएसआईसी में रजिस्टर करना होता है, मतलब जो उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वहां पे रजिस्टर नहीं किया, तो उस केस में वर्कर की तो कोई गलती नहीं ना, एम्प्लॉयर की गलती है, एम्प्लॉयर का फॉल्ट है,
उस केस में भी कॉर्पोरेशन का अधिकार है, कॉर्पोरेशन वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय इंश्योरिंग दे रिसीव मेडिकल बेनिफिट, उनको मतलब बेनिफिट मिले ऐसे इंश्योर करता है। इवन इफ एम्प्लॉयर ने उनको मतलब निग्लिजेंट था एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, इंश्योरेंस नहीं लिया या फिर लेट इंश्योरेंस लिया एक्सीडेंट होने के बाद, या फिर पैसा जो काटा उसने कंट्रीब्यूशन काटा लेकिन उसको सबमिट नहीं किया ईएसआईसी को, तो उस केस में तो देखो इंश्योरेंस कैसे काम करता है, पहले इंश्योरेंस लो बाद में क्लेम करो। एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस नहीं मिलता ना, तो वही है। या फिर आपने इंश्योरेंस ही नहीं क्लेम किया, मतलब नहीं रजिस्टर किया आपने इंश्योरेंस में, तो कैसे मिलेगा? तो ये 3 केस में नहीं मिलना चाहिए ना। लेकिन ये 3 केस में ईएसआईसी कॉर्पोरेशन चाहे तो क्या कर सकता है, कॉर्पोरेशन को अगर लगे कि ये जो बेनिफिट है उसको मिलने चाहिए थे एम्प्लॉय को, वर्कर को, तो वो बेनिफिट पे करता है एम्प्लॉय को, सेम रेट से बेनिफिट पे करता है अगर वो रूल फॉलो करके अप्लाई करता तो। और जो बेनिफिट वहां पे किए है कॉर्पोरेशन ने तो फिर अपने जेब से किया ना पे, तो उसको रिकवर कर सकता है। कॉर्पोरेशन के पास अधिकार है पैसा रिकवर करने का। कहां से करेगा? निग्लिजेंट एम्प्लॉयर है उनसे करेगा, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर को एक राइट टू बी हर्ड होता है, मतलब उसको सुनो पहले, अपॉर्चुनिटी दो, क्यों उसने निग्लिजेंस दिखाया वगैरह वगैरह। अब देखो लायबिलिटी फॉर एक्सेसिव सिकनेस बेनिफिट, कुछ ज्यादा ही सिकनेस बेनिफिट आपने सपोज ले लिया, तो उस केस में क्या करता है कॉर्पोरेशन थोड़ा सर्वे वगैरह करता है कि आपकी कंपनी में लोग वर्कर इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, सिकनेस बेनिफिट इतना क्यों क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वो ओनर जो है या फिर जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का, अगर उनकी निग्लिजेंस की वजह से लोग वर्कर ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से कॉर्पोरेशन को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ना, उनको क्लेम देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या कर सकता है कॉर्पोरेशन कैन फाइल क्लेम फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का क्लेम करेगा वो, अगर उसको लगे कि सिकनेस रेट बहुत ही ज्यादा है। किस वजह से सिकनेस रेट ज्यादा है? बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन, बहुत ही गंदी सिचुएशन है सपोज फैक्ट्री में एस्टेब्लिशमेंट, उसके वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इनसैनिटरी कंडीशन है, जहां पे लोगों को रहने की जगह दी है वहां पे इनसैनिटरी कंडीशन है, उसके वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर ये रीजन की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं वर्कर, तो उस केस में कॉर्पोरेशन क्लेम फाइल कर सकता है फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखो डिस्प्यूट हो गया, अब रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा फिर? अब क्लेम सेटल नहीं होता, सपोज बाय प्राइवेट एग्रीमेंट सेटल नहीं हो रहा, तो कॉर्पोरेशन उसको कहाँ रेफर करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा, फिर ऑफिशियल इंक्वायरी होगी, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कॉम्पिटेंट पर्सन को, वो इंक्वायरी करेगा और वो डिटरमाइन करता है। इंक्वायरी में अगर निगलेक्ट सच में पाया गया तो वो इन्वेस्टिगेटर डिटरमाइन करेगा कि कितना एक्स्ट्रा पैसा वो ओनर ने देना है, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा पैसा सिकनेस बेनिफिट में गया और ये पैसे को कौन देगा वो डिसाइड करता है इन्वेस्टिगेटर। अब लीगल एनफोर्समेंट, मतलब जो भी मनी, मतलब जो डिसीजन आ रहा है उसको क्या ट्रीट करेंगे? लाइक मनी डिक्री फ्रॉम सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ट्रीट करेंगे ये वाला डिसीजन। और ओनर की डेफिनेशन वही है, जो एज मतलब ओनर खुद ओनर है या फिर उसका कोई एजेंट है या फिर कोई पर्सन ऑथराइज्ड है, तो वो। स्कीम फॉर अदर बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ईएसआईसी की जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको ओपन कर सकता है। किसके लिए? जो लोग स्टैंडर्ड इंश्योर्ड पर्सन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज ईएसआईसी की मेडिकल फैसिलिटी सपोज अंडर यूटिलाइज्ड है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए वो ओपन कर सकता है। लेकिन कैसे? लोगों से वो चार्ज कर सकते हैं ना, फी यूजर चार्ज लेंगे और मेडिकल फैसिलिटी आप अवेल करो। अब देखो फी जो है या टर्म्स है जो भी है वो प्रायर अप्रूवल लेना होगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेशन के लिए। अब देखो स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो क्या कर सकता है, जो नॉन ट्रेडिशनल वर्कर है उनको ईएसआईसी के फोल्ड में ला सकता है। पहला तो स्कीम फ्रेम कर सकता है वो, ठीक है, ईएसआईसी बेनिफिट इनको मिलने चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एज वेल एज देयर फैमिलीज। स्कीम की जो डिटेल है वो भी प्रोवाइड कर सकता है, कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा, फी वगैरह वो सब। देखो एग्जाम्पशन ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी बेटर सिस्टम प्लेस है तो वहां पे उनको एग्जाम कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। देखो प्रायोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेट, मतलब जो अनपेड कंट्रीब्यूशन है ईएसआईसी का वो जो है वो लीगल चार्ज होगा ऑन असेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कंपनी सपोज पे नहीं कर पा रही अपने पैसे, बैंकरप्ट हो गए सपोज, तो वो सब कंपनी का जो भी असेट है वो बेचेंगे, लेकिन बेच के सबसे पहले क्या पे करेंगे, ईएसआईसी का अनपेड कंट्रीब्यूशन, तो वो लीगल चार्ज रहेगा ऑन असेट्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। और प्रायोरिटी पेमेंट वही है, मैंने अभी बताया कि एस्टेब्लिशमेंट बैंकरप्ट हो गया, उसको बेच दिया अंडर आईबीसी, तो ये जो डेट है ना इसको पे करना होगा बिफोर ऑर्डर। बाकी सारी डेट पे करने से पहले ये डेट को पहले पे करो, मतलब ये पैसा दे दो पहले कंट्रीब्यूशन का। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, बिकॉज ईएसआई डिस्प्यूट्स आर स्पेशलाइज्ड, तो यहाँ पे डेडिकेटेड कोर्ट होता है रादर देन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट अलग से बनता है, यहाँ इसको कौन एस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, इसको याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है
एंड सेटअप करता है ये डेडिकेटेड कोर्ट फॉर स्पेसिफिक लोकल एरिया। अब देखो नंबर ऑफ जजेस, वो कौन, वही स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कितने जजेस होंगे चाहिए वहां पे। उनका क्वालिफिकेशन देखो, पर्सन मस्ट बी जुडिशियल ऑफिसर और लीगल प्रैक्टिशनर विद एटलीस्ट 5 years स्टैंडिंग, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो मैटर टू बी डिसाइड बाय एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, ये जो कोर्ट है यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, तो वो कौन सा मैटर डिसाइड कर सकता है। देखो कोई पर्सन ऑफिशियली एम्प्लॉय है, उसको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम्प्लॉयर कौन है, राइट टू बेनिफिट्स एज वेल एज मतलब जो अमाउंट देना है वो कितने टाइम तक देना है। कोई डिस्प्यूट होता है सपोज एम्प्लॉयर और कॉर्पोरेशन के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, या फिर एम्प्लॉय एंड बॉस के बीच में रिगार्डिंग जो ड्यू है बेनिफिट है उसको लेके कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर जो कंट्रीब्यूशन की जो रिकवरी हो रही है फ्रॉम एम्प्लॉयर, या फिर रिकवरी ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स दैट वर अनलॉफुली रिसीव्ड, मतलब पर्सन ने अनलॉफुली कोई रिसीव किया तो उसको रिकवरी का, उस केस में डिस्प्यूट होता है। तो ये सारे डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो ये याद रखो। अब देखो 50% डिपॉजिट रूल, ये तो याद रखो ही रखो, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है 100%। इफ एम्प्लॉयर वांट्स टू चैलेंज द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन और अदर ड्यू, मतलब कंट्रीब्यूशन अदर ड्यू जो एम्प्लॉयर को जो सपोज जो पैसा देना है कॉर्पोरेशन को उसको लेके कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको पहले 50% जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 50% पहले जमा करो कोर्ट में, बाद में आप चैलेंज करना, ठीक है। लेकिन कोर्ट चाहे तो वो उसको कम कर सकता है, फिर पूरा हटा भी सकता है, फॉर रीजंस इट मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग। लेकिन क्यों वो हटा रहा है या फिर कम कर रहा है पैसे, लिखित में कोर्ट को रीजन देना होगा, ठीक है। सपोज एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं 1 लाख ही देना, मतलब 1 लाख ही मेरा बनता है देना, लेकिन कॉर्पोरेशन बोल रहा है नहीं आपने 2 लाख देने बनते हैं आपके, तो देखो 1 लाख पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना, तो कम से कम पहला 1 लाख दे दो। अब डिस्प्यूट बचा हुआ जो 1 लाख है उसको लेके डिस्प्यूट है, तो इसका 50% कितना हुआ 50,000, पहले 50,000 आप जमा करो, बाद में जाओ चैलेंज करो इसको ESIC कोर्ट में, ठीक है। तो 50,000 जमा करो पहले। लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि यार इसको थोड़ा कम करवाते हैं, जब 50 का 10 कर, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको लिखित में रिटर्न में क्या होगा, रीजन देने होगा कि इस वजह से हमने इनका 50,000 देना बनता है लेकिन हमने कुछ कम किया, तो कोर्ट को भी लिखित में रिटर्न में देना होगा रीजन। ये डिपॉजिट रूल याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। देखो 12 सिविल कोड में लिखा है कि ऑर्डिनरी सिविल कोड जो है स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है फ्रॉम डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन, जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है, मतलब मेडिकल बोर्ड से रिलेटेड मैटर हो गया, अपील ट्राइब्यूनल से रिलेटेड मैटर हो गया, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड से मैटर हो गया, वो सिविल कोड में नहीं जाएगा, ठीक है। अब पावर्स ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड देखो क्या है, जो इंश्योरेंस कोड हमने अभी देखा उसकी क्या पावर है। देखो सिविल कोड जो है उतनी सेम ही पावर है सिविल कोड जैसे, मतलब समन करो, एनफोर्स करो अटेंडेंस वगैरह, ठीक है, ओथ वगैरह से एडमिनिस्टर करो और जो रिकॉर्ड करना है ऑफिशियल एविडेंस वगैरह, ठीक है, फिजिकल एविडेंस। फिर लीगल स्टेटस देखो, जो कोर्ट इज लीगली ट्रीटेड एज सिविल कोर्ट फॉर सर्टेन क्रिमिनल प्रोसीजर पर्पसेस एज वेल। कोर्ट प्रोसीजर कौन से फॉलो करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोसीजर सेट करता है उसको फॉलो करता है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोसीडिंग ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, जो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है यहाँ पे कैसे होती है, देखो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करता है रूल्स फॉर हाउ केस बिगिन, मतलब केस कैसे शुरू होगी, फीस कितनी चाहिए, जनरल प्रोसीजर वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और एग्रीड पर्सन मस्ट स्टार्ट प्रोसीडिंग विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, रीजन फॉर द लीगल डिस्प्यूट अरोज, बाद डिस्प्यूट सपोज हुआ तो 3 साल के अंदर आपको कोर्ट जाना है, ठीक है। ये लिमिटेशन पीरियड याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रेजेंटेशन देखो, पर्सन डज नॉट हैव टू अपीयर, मतलब खुद को उसको रिप्रेजेंट करना ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपना लॉयर भी भेज सकता है, फिर कोई ट्रेड यूनियन का व्यक्ति भेज सकता है, फिर कोई पर्सन ऑथराइज्ड बाय कोर्ट उसको भेज सकता है। सबमिटिंग टू हायर कोर्ट, देखो एक कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो खुद ESIC कोर्ट जो है इंश्योरेंस कोर्ट, वो मैटर को हाई कोर्ट में सबमिट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अराइज है तो उस केस में कोर्ट हाई कोर्ट में भेज रहा है। अब देखो अपील टू हाई कोर्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे पार्टीज ना खुश है, जो ESIC कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे पार्टीज ना खुश है, डिससेटिस्फाइड है, तो वो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कब जा सकते हैं, ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है, ऐसा कोई कैसे वहां पे ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उस केस में सिर्फ जा सकते हैं हाई कोर्ट में, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट खुद ही भेजता है कॉम्प्लेक्स केसेस हाई कोर्ट पे, ठीक है। अगर कोर्ट ने नहीं भेजी, अगर पार्टी डिससेटिस्फाइड है तो भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये वाले केस में, सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ वाले केस में। अब ये टाइमलाइन देखो कितने टाइम में फाइल करना है, 60 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल ऑर्डर आने के 60 दिन के बाद हाई कोर्ट आपको जाना है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ESIC, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमने अच्छे से यहाँ पे कवर किया, पूरा चैप्टर कवर किया है। आप ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप इस PDF को देख लेना, एक बार ये वीडियो देख लो, फिर PDF पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। फिर रिवीजन ही होगा आपका फिर, और इस पे मैं कुछ MCQs भी लाऊंगा, वो वाला वीडियो भी देख लेना।